जय श्री कृष्ण। दर्शकों, आज तक हम सुनते आ रहे हैं कि काल सर्प दोष के बारे में, कि काल सर्प दोष इतने प्रकार के होते हैं, इस प्रकार से भयावह होते हैं, काल का रूप होते हैं। जिस जातक की कुंडली में अगर ये काल सर्प दोष है, उसके लिए जीवन दुर्भर हो जाता है। जब तक उसका निवारण ना हो तब तक वो जीवन की कठिन परिस्थितियों से सामना करना पड़ता है। इस तरह के कई बातें हम आज तक सुनते आ रहे हैं। इसी पर आज मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा। प्रथम तो काल सर्प दोष जैसा कोई योग भृगु संहिता या पाराशरी में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आज जब प्रचलन में इतना बन चुका है काल सर्प दोष, तो इस पर कुछ चर्चा या प्रकाश डालने की चेष्टा करूंगा मैं। आखिर काल सर्प दोष होता क्या है? काल सर्प दोष जैसा कि नाम में दे रखा है, सर्प जो काल के समान होता है, तो ज्योतिष के अंदर ऐसा कोई दोष है नहीं है। ये एक योग होता है जो राहु और केतु के द्वारा इसका निर्माण होता है, लेकिन इसमें सर्प दोष का नाम देकर सर्पों को व्यर्थ ही बदनाम किया गया है। सर्प इतने बुरे और भयानक नहीं होते हैं। अगर होते तो महादेव उनको गले में रूप धारण करके उनको इतना सम्मान न देते। भगवान विष्णु जो उसकी सैया पर बनाकर उन पर आसन बनाकर उनको आराम करते हैं। जैन धर्म के 23 तीर्थकार पार्श्वनाथ जी, उनके सर पर छत्र के समान नागकुमार विराजमान है। और हम बात करें तो राजस्थान में तेजा जी को विशेष रूप से सर्प का रूप मानकर पूजा जाता है। कल्याणकारी देव हैं वो, मनसा माता सर्पों की देवी हैं। तो ये सब कल्याणकारी रूप सर्पों के हैं। उसके बाद हम बात करें तो हमारे पूर्वजों के रूप में भी कई बार हमारे सामने सर्प प्रकट होते हैं। हमारे पुराने मकानों की या गुप्त धन की रक्षा करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ कल्याणकारी रूप में सर्प हमेशा जुड़े रहे हैं, लेकिन इसे कुछ स्वार्थपरक पंडितों ने इस तरह से इसका विकराल रूप दर्शाया है कि लोगों में इसका भय व्याप्त हो गया है कि काल सर्प दोष, इसका मतलब जीवन व्यर्थ हो गया। जब तक उसका निवारण नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में खुशियां या सुख नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। हमें केवल इस भय से बाहर निकलना है। अब हम बात करें इस योग की। ग्रह मंडल में 9 जो ग्रह हैं उसमें राहु और केतु एक छाया रूप में सर्प के आकार में विद्यमान है। तो जब कभी 7 ग्रह जो बाकी के शेष बचे हुए हैं वो राहु और केतु के मध्य स्थित हो जाते हैं, आ जाते हैं, तब इस प्रकार का योग निर्माण होता है। इसमें एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूं, राहु सर्प का मुख है और केतु सर्प की पूंछ है। ये दोनों 180 डिग्री के समानांतर वक्री गति से चलते हैं। ये कभी मार्गी नहीं होते हैं, वक्री मार्ग से अपनी गति करते हैं। जिस प्रकार सूर्य और चंद्र हमेशा मार्गी रहते हैं, कभी वक्री नहीं होते हैं, उसी प्रकार राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, मार्गी नहीं होते हैं। तो जब राहु और केतु के मार्ग में वो जब वक्री गति से चल रहे होते हैं, तब राहु सारे ग्रहों का भक्षण करता हुआ केतु के स्थान तक सारे ग्रह आ जाते हैं, तो वो काल सर्प योग का निर्माण करते हैं। ये दोष नहीं है, योग का निर्माण है। क्योंकि राहु और केतु ये दोनों ग्रह जातक को राजा बना देते हैं, उनकी कीर्ति में वृद्धि करते हैं, उनको अचानक धन योग, अचानक गुप्त धन का लाभ प्रदान करते हैं। इस तरह के कई योग राहु और केतु बनाते हैं। लोग, कई प्रसिद्ध लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष है और उन्होंने प्रसिद्धि भी मिली है। हालांकि जीवन में संघर्ष भले ही देखा हो, हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है, लेकिन ये योग प्रसिद्धि देता है,
प्रचुर धन मात्रा देता है, जीवन में खुशियां भी देता है, तो इसे भय नहीं करना चाहिए। अब मैं चलते चलते इसका छोटा सा उपाय बताता चलता हूं। शिवलिंग पर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने से, विधि विधान से इसकी नाग नागिन की पूजा करने से, इसके अलावा एक ताम्रपत्र, तांबे का लोटा ले ले, उसमें शक्कर भरे, ऊपर नाग नागिन का जोड़ा स्थापित करे, और रात को किसी जातक के योग है या वो ये योग जिसको परेशान कर रहा है, उसे लगता है मुझे परेशानी हो रही है, उस जातक को रात को वो लोटे में भरा हुआ शक्कर और नाग नागिन का जोड़ा रखकर रात को सो जाए, और सुबह वो पात्र और नाग नागिन का जोड़ा किसी शिव मंदिर में चढ़ा आए। इससे भी इस योग के जो दुष्परिणाम कभी कभी जो देखने को मिलते हैं, उससे हमें निवारण मिलता है। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय और शिवलिंग की पूजा करने से इस योग में सकारात्मकता उत्पन्न होती है, शुभ प्रभाव दिन लग जाता है। तो दोस्तों, इस योग से हमें भय नहीं करना है, हमें इस योग के सकारात्मक परिणाम लेने की सोचनी चाहिए, इसके उपाय करने चाहिए। जय श्री कृष्ण।